आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 8 से। टॉपिक नंबर 8, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट मीन्स एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने से पहले जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखा है एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, इसका क्या मीनिंग, इसको समझिए आप। जैसे मान लेता हूँ आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है किस चीज़ की? कैपिटल की। कैपिटल का मतलब मशीन। ओके, मान लेता हूँ कि ऑलरेडी आपके पास 10 मशीन्स है, 10 मशीन्स। अब आप मान लेते हैं कि परचेज करते हैं एक मशीन को, और कितने, एक और मशीन को आप परचेज कर लेते हैं, तो आपका जो ये 10 मशीन का स्टॉक है उसमें एक और मशीन ऐड हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 11। तो अब क्या हो जाएगा? कैपिटल स्टॉक 11। तो ये डेफिनेशन लिखने का तरीका है कि एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि ऑलरेडी आपके पास 10 मशीन रहे होंगे, उसमें एक मशीन आपने और ख़रीद दिया तो स्टॉक में एक और मशीन ऐड हो गया। तो मशीन में आपने क्या किया? वो इन्वेस्टमेंट। हालांकि जो ये मशीन में आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहेगा। तो डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहेगा तो उस इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर कैपिटल स्टॉक या स्टॉक ऑफ कैपिटल के कंपोनेंट्स, एक ही बात है। इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट्स या फिर कैपिटल स्टॉक के कंपोनेंट्स क्या हैं? तो यही दो हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये जस्ट थोड़ा सा टॉपिक दिया है बुक में, तो मैं आपको ऐसे बता दूँ। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने? फिक्स्ड स्टॉक और अनसोल्ड स्टॉक, या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो सर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं सर? आपने ऊपर बताया कि ये कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में आते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के जो टाइप होता है उसमें आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो क्लियरली आप ये देख लीजिए, कंपोनेंट्स में फिक्स्ड और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस आएगा और नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऊपर आपने पढ़ लिया है कि डेप्रिसिएशन लगाने से पहले जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सेकंड आ जाते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होगा कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आता है उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आती है उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। सो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नेट। एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स के भी तरीके से आता है कि नेट इन्वेस्टमेंट की जगह आपको वर्ड इस्तेमाल कर सकता है एग्ज़ाम में कैपिटल फॉर्मेशन या फिर वैल्यू, जैसे नेट कैपिटल फॉर्मेशन या नेट वैल्यू लिख सकता है। ऐसे ही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रॉस वैल्यू लिख सकता है। ओके, अब हमको थोड़ा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपने एक मशीन परचेज की 10 लाख की। तो ये जो मशीन आपने परचेज किया हुआ है 10 लाख रुपए की, इसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मतलब अभी इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन यही मशीन अगर हम इसको 5 ईयर्स यूज करते हैं, 5 ईयर्स यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें आएगा डेप्रिसिएशन। क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन। मशीन की वैल्यू कम होगी टाइम के हिसाब से। तो मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन कितना लगा? 2 लाख रुपए। तो 5 ईयर्स के बाद 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगा तो मशीन की वैल्यू कितनी हो गई एग्जैक्टली? मशीन की वैल्यू कितनी बची? 8 लाख। तो इस 8 लाख को बोलते हैं क्या? नेट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन अगर आप माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा? नेट इन्वेस्टमेंट। बट अगर मुझे 8 लाख को
जानना है कि 8 लाख का मेरा ये मशीन पहले 10 लाख मतलब पहले था कितने का, तो आपको इस नेट में प्लस डेप्रिसिएशन करना होगा। तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, ग्रॉस पे। ओके, तो आप ये अच्छे समझ लीजिए कि ग्रॉस और नेट का बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, डेप्रिसिएशन है। मतलब अगर आपको ग्रॉस से नेट की वैल्यू चाहिए तो आपको करना होगा डेप्रिसिएशन माइनस, और नेट से ग्रॉस की तरफ आपको निकालना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस आपका बड़ा होता है और नेट आपका छोटा होता है। तो बड़ा से छोटा की तरफ जाना होगा, बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो जाहिर सी बात है आप कुछ माइनस करना होगा तभी छोटा चीज़ मिलेगा। अगर आपको छोटे से बड़े चीज़ की तरफ आना है तो जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई चीज़ प्लस करना होगा। ओके, तो ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन है। तो ग्रॉस से आपको नेट निकालना है तो प्लस, ग्रॉस से आपको नेट निकालना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। अब आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन होता है क्या है, इट मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओके, फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में जो भी आपको गिरावट देखने को मिलती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एक्सेप्ट लैंड, टाइम के हिसाब से लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, उसकी वैल्यू टाइम के हिसाब से एप्रिशिएट होती है। तो डेप्रिसिएशन के रीज़न क्या हो सकते हैं, नॉर्मल वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब जब भी गुड्स यूज़ होता है तो जाहिर सी बात है उसमें डेप्रिसिएशन आती है। पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरते चला जाता है वो एसेट में डेप्रिसिएशन आपको देखने को मिलता है। सामान भले से यूज ना हो, मशीन भले से यूज ना हो, लेकिन अगर वो टाइम बीत रहा है मशीन का तो उसमें डेप्रिसिएशन आना तय है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, एक्सपेक्टेड का मतलब आप ये बात जानते हो, एक्सपेक्टेड का मतलब आप उम्मीद रखते हो कि ऐसा होगा। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है आउटडेटेड हो जाना, आउटडेटेड हो जाना। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, मान लीजिए आपके पास कोई मशीन है, वो क्या हो सकती है, आउटडेटेड हो सकती है। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी हो सकता है चेंज हो जाए, या फिर मार्केट में उस चीज़ का डिमांड न रह जाए। ओके, तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है। एक्सपेक्टेड का मतलब जो चीज़ आप उम्मीद करते हो कि हाँ ये तो होगा ही होगा कभी ना कभी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड में क्या कि हम उम्मीद नहीं करते कि ऐसा होगा ही होगा। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, डेप्रिसिएशन। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, कैपिटल लॉस। तो डेप्रिसिएशन की रिकवरी कहाँ से हो सकती है, टू कवर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो ये आप भी जानते हो कि अकाउंट्स में ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि डेप्रिसिएशन को रिकवरी करने के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना देते हैं या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ताकि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना आए, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे। ओके, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को या कैपिटल लॉस को कहाँ से कवर किया जाएगा, तो इसको कवर किया जाएगा इंश्योरेंस से। ओके, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस किस वजह से देखने को मिलेगी, ये सब जानते हैं कि डिमांड में चेंज होना ही होना है, टेक्नोलॉजी आज नहीं तो कल चेंज हो ही जाएगी, तो इसमें हम जानते हैं पहले से होगा जरूर ऐसा। वाला तो मैं इधर का हूं, कानपुर का। अच्छा, कानपुर के हो तो भैया। सॉरी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में कि हम उम्मीद नहीं करते हैं कि हमारा मशीन चोरी हो जाएगा, या आग लग जाएगी, या बाढ़ आ जाएगा, या अर्थक्वेक आ जाएगा, तो हम ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं। ओके, तो अनएक्सपेक्टेड में हम उम्मीद नहीं करते कि ऐसा होगा, इस वजह से हम कहते हैं वो कैपिटल लॉस है। तो इसको रिकवरी करने के लिए हम इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन को रिकवरी करने के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ऑलरेडी बिजनेस में बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक 9th, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस होता है क्या है। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग आप जानते हो, इट मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। कैपिटल लॉस का मतलब इट मीन्स लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहाँ पे वर्ड है फॉल और यहाँ पे है लॉस। ओके, प्रोविजन फॉर लॉस, डेप्रिसिएशन के लिए क्या कोई प्रोविज़न बनाया जाता है, हाँ बनाया जाता है। प्रोविज़न इज़ मेड टू कवर डेप्रिसिएशन, ऊपर आपने देखा है उसका नाम क्या था, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। कैपिटल लॉस के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाया जाता है, नो सच प्रोविज़न इज़ मेड टू कवर कैपिटल लॉस। बट इंश्योरेंस इज टेकन अगेंस्ट इट, लेकिन इंश्योरेंस लिया जरूर जाता है। प्रोविज़न प्रोडक्शन प्रोसेस, डेप्रिसिएशन की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इट डज नॉट स्टॉप प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन अगर आपका सामान ही मशीन ही चोरी हो जाए तो कहाँ से आपका प्रोडक्शन होगा, इस वजह से इट स्टॉप्स द प्रोडक्शन प्रोसेस।
अब यहाँ छोटा छोटा क्वेश्चन है, नेट इन्वेस्टमेंट कैन बी ग्रेटर देन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कह रहे हैं कि क्या नेट इन्वेस्टमेंट बड़ा हो सकता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? तो नेवर, कभी हो ही नहीं सकता। मान लीजिए हम 10 लाख का मशीन खरीद के लेकर आए हैं, ओके, और इसमें हम 5 ईयर्स यूज किए हैं और आया होगा डेप्रिसिएशन, मान लेते हैं कितना, 2 लाख, ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 ईयर्स के बाद? 8 लाख। तो ये नेट इन्वेस्टमेंट और ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट कभी बड़ा हो ही नहीं सकता ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? बहुत सिंपल सा है कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का क्या करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है। मतलब क्या है, तो डेप्रिसिएशन हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, ओके। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। बिना डेप्रिसिएशन का आप नेट इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ओके। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सिंपल सा, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी बीच का जो डिफरेंस होता है वो NIT होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसलिए इसका एक फार्मूला है, NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो लेवाइड लगाया जाता है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सब्सिडीज क्या होता है, इकोनॉमिक या फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड एंड फर्म को जो भी सब्सिडीज गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक असिस्टेंस या फाइनेंशियल असिस्टेंस आप कह सकते हैं। तो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल असिस्टेंस एक ही चीज़ है, मतलब पैसे में सहायता देना, उसको बोलते हैं जस्ट सब्सिडीज, ओके। नोट, आप एक बात नोट कर लीजिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्स लगने की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन सब्सिडी की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू रहती है या प्राइस वो कम हो जाती है। सब्सिडी दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा तो जाहिर सी बात है प्राइस कम हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर टैक्स लगाया जाएगा ज़्यादा तो प्राइस बढ़ जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। द अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। आपने पहले भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो भी अमाउंट पेड किया जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट, ओके। मार्केट प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन द मार्केट। जिस भी प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सोल्ड किया जाए उसको क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। तो एक बात आप नोट कर लीजिए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, डेप्रिसिएशन। ऐसे ही फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस है वो NIT है। जैसे हम मान लीजिए अपने फैक्ट्री में गुड्स बनाएं, उसका कॉस्ट कितना था, 20 रुपया, लेकिन वही चीज़ हम अपना 20 रुपये का सामान गुड्स मार्केट में ले जाएं सेल करने के लिए, तो उसमें जाहिर सी बात है क्या होगा, टैक्स ऐड होगा ही होगा। जैसे 20 रुपये का सामान मार्केट में लेके जाएंगे तो बेचे हमने 22 रुपये के, ओके, तो 20 रुपये का हमारा गुड्स हो गया और 2 रुपये का उसमें टैक्स होगा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, NIT, ओके। तो मतलब कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, NIT है। जैसे अगर आपको मार्केट प्राइस की वैल्यू चाहिए तो आपको फैक्टर कॉस्ट में प्लस NIT करना होगा, ओके। लेकिन अगर आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो मार्केट प्राइस में से NIT माइनस करना होगा। मतलब क्या है, 20 से अगर आपको 22 रुपया जानना है, 20 रुपया से अगर आपको 22 रुपये की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस NIT। लेकिन अगर आपको 22 से 20 पे आना है तो माइनस NIT करना होगा। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस वो क्या है, NIT। ये आपको बहुत काम आएगा आगे, ये न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को फीफा एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को फीटा। तो NFIA का फार्मूला क्या है, फीफा माइनस फीटा। NFIA की कितनी वैल्यू हो सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। पॉजिटिव कब होगा, जब फीफा ज़्यादा हो और फीटा कम हो। न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखिए, जैसे NFIA इक्वल टू क्या है, फीफा माइनस फीटा, ओके, ये फार्मूला ऊपर है ना। तो मतलब इसका सिंपल सी ये है कि हमारे देश में कितना पैसा आया बाहर से और हमारे देश से कितना पैसा बाहर गया, ओके।
फीफा मतलब कितना हमारे देश में बाहर से पैसा आया और हमारे देश से बाहर कितना पैसा गया। तो हमारे देश में पैसा आया 10 रुपया और हमारे देश से पैसा गया 5 रुपया, तो हम अभी भी फ़ायदे में हैं, 5 रुपया पॉजिटिव। तो क्या कह रहे हैं, फीफा ज़्यादा हो फीटा कम हो, फीफा ज़्यादा हो फीटा कम हो। NFIA हमारे देश में बाहर से 7 रुपया आया लेकिन हमारे देश से 10 रुपया चला गया, तो हम माइनस में चले गए कि हमारे यहाँ आया कम और हमारे देश से गया ज़्यादा। तो क्या कह रहे हैं कि फीफा निगेटिव में हो सकती है कब, फीफा कम हो जाए फीटा ज़्यादा हो जाए, फीफा कम हो जाए फीटा ज़्यादा हो जाए। NFI की वैल्यू 0 भी हो सकती है कब, फीफा और फीटा की वैल्यू बराबर हो जाए, मतलब हमारे देश में 10 रुपया बाहर से आया और हमारे देश से 10 रुपया बाहर गया। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ NFI का सिग्निफिकेंस क्या है, जस्ट लाइक वैसा ही टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस क्या है डेप्रिसिएशन का, इम्पोर्टेंस क्या है NIT का, जस्ट लाइक NFI वो वर्ड है जो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच की डिफरेंस क्रिएट करती है। इन दोनों वर्ड के बीच में जो डिफरेंस पैदा करता है वो कौन सा वर्ड है, NFI। जैसे ग्रॉस और नेट के बीच का डेप्रिसिएशन, फैक्टर और मार्केट प्राइस का NIT, वैसे ही डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच का डिफरेंस क्या है, NFIA। इसलिए लिखा है इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड national income. It means if we know the value of domestic income, we can calculate we can find the value of national income with the help of NFIA। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू जानते हैं तो हम नेशनल इनकम की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NFIA। तो इन दोनों वर्ड के बीच का डिफरेंस क्या है, NFIA। ओके, अगर आपको नेशनल इनकम की वैल्यू चाहिए तो डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड कर दो, या अगर आपको डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू चाहिए तो नेशनल इनकम में से NFIA माइनस कर दो। ओके अब यहाँ पे कह रहे हैं क्या कैन डोमेस्टिक इनकम बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम, मतलब कह रहे हैं कि क्या डोमेस्टिक इनकम बड़ा हो सकता है नेशनल इनकम से। यस, ऐसा पॉसिबल है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। ओके जैसे मैं मान लेता हूँ कि डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू 10 होगी, ओके, NFIA की वैल्यू निगेटिव हो गई 3, तो नेशनल इनकम की वैल्यू कितनी आएगी 7। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि नेशनल इनकम की वैल्यू 7 आ रही है, डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू हमने कितना एज्यूम किया था 10। तो ये पॉसिबल है कि डोमेस्टिक इनकम ग्रेटर हो सकता है नेशनल इनकम से, कब, जब NFIA की वैल्यू क्या हो, निगेटिव में हो। करेक्ट, आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ NFIA के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, जस्ट इसको सिंपल सा आप याद करिए बस, ये एग्जाम में 3 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है, जस्ट इसके कंपोनेंट्स आप याद कर लीजिए। नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन अर्निंग। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।